गुड इवनिंग टू ऑल। अब जो है अभी के जो लेक्चर है वो बेसिक है, और कहीं न कहीं देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम सेट करेंगे, और इसको एक आइडियल एग्जाम्पल मान के, ठीक है, उसको है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी है ना आपको लिंक करने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब जैसे मान के चले अगर इकोनॉमिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आप एक रिलेटिव स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटिव मतलब आप इस चीज़ को कंपेयर करके बाकी नेशन से कंपेयर कर लीजिए, फिर है ना उसी को फिर अदर चीज़ से भी कंपेयर कर सकते हैं, समझे। यहाँ इशू कहते हैं हम कंपेरेटिव स्टडी, समझे। तो ये है, तो यहाँ पर जो है हम पहले तो बेसिक की बात कर लेंगे, और बेसिक जो है एनसीईआरटी और जो बेसिक टर्म्स होते हैं है ना वो सारी चीज़ को हम एक एक करके डील करेंगे, समझे, ताकि जो है आपको फिर बाद में जो स्टैंडर्ड बुक हम रेफ़र करेंगे, ठीक है, वो जो कोर टॉपिक है ना जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होता है केवल उसको करेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले हैं, बस थोड़े से टाइम में सारा चीज़ कवर करेंगे। बस ये है कि आपका फाउंडेशन बन जाए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो है ना आपको पता है ये जो है ना मतलब एक विलेज का मतलब है कहानी, स्टोरी टाइप से है। ठीक है, लेकिन उसको उस विलेज को आइडियल मान के, ठीक है, आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे पालमपुर का, जो पालमपुर एक समझ लीजिए कि इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, जिसका यूज जो है हम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या मेन एक्टिविटी है, लोग खेती करते हैं, फार्मिंग वगैरह। ठीक है, और कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे डेयरी हो गया, शॉपकीपिंग, ये सब भी करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ के माध्यम से हम ये चीज़ समझेंगे कि मकसद क्या है इन सब चीज़ का। ठीक है, तो समझे। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे जो इकोनॉमी है। ठीक है, क्या है इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी का मेन प्रोडक्शन कैसे होता है, समझें, ये सब चीज़। तो यहाँ का हम बात करेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, फिर प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जो है तो ये सब चीज़ें फिर यहाँ पर अगर यूपीएससी के हिसाब से अगर सोचेंगे तो जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल समझ में आता है इस विलेज की माध्यम से। ठीक है, फिर हम देखेंगे रूरल इकोनॉमी किस तरह काम करती है, और जो इंडिया जैसे देश है जहाँ पर बहुत सारे विलेज है, बहुत सारे, ठीक है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वो जो है कहीं न कहीं रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या तत्व है, क्या क्या फैक्टर्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। किसकी? लैंड की। तो लैंड जो है वन ऑफ द फैक्टर है, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल रिसोर्स की, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, मतलब समझे, फिजिकल रिसोर्सेज ये लैंड, ठीक है, जो कि लिमिटेड होती है। और यहाँ पर हम समझेंगे जो इस विलेज की कहानी है वो है ना वहाँ पर सब लैंड कल्टीवेट हो चुकी है, और इसलिए नए प्रोडक्शन के लिए इंटेंसिव फार्मिंग होती है। क्या होती है? इंटेंसिव फार्मिंग होती है। ठीक है, और सेम लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ठीक है, ये है। दूसरी बात है लेबर। क्या है? लैंड लेबर। क्या है? लैंड लेबर। ठीक है, अब यहाँ जो है जिसको हम लेबर को श्रम कहेंगे, ठीक है, काम करने वाले लोग है ना, जो लेबर है ना, जो इसमें भी दो प्रकार के है। एक है आपका कैजुअल लेबर। क्या है? कैजुअल लेबर है। दूसरा है कैजुअल लेबर, दूसरा है, ठीक है, कैजुअल लेबर, दूसरा है स्मॉल फार्मर। ठीक है, क्या है? स्मॉल फार्मर। क्या है? स्मॉल फार्मर। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कैजुअल लेबर है, दिन भर का काम किया और उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिर दिन भर
काम करके आया, फिर अपना अपना रात में जो है रोजी रोटी के लिए अपना व्यवस्था कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो लेबर होता है उसको हम कैजुअल लेबर कहेंगे। फिर स्मॉल फार्मर समझे, अपने फील्ड में काम करते हैं वो सब चीज़ें। फिर फिजिकल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल एक फैक्टर और है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, और दूसरा ये हो गया लेबर। तीसरा जो है, तीसरा क्या है आपका फिजिकल कैपिटल, क्या है फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तीसरा जो है फिजिकल कैपिटल है, जिसमें हम दो तरह का, ये भी दो तरह का होता है। एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल, क्या है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल, क्या है वर्किंग कैपिटल। यानी फिजिकल कैपिटल भी दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, क्या है दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल है, समझें। तो ये चीज़ है, तो यहाँ समझना है। तो यहाँ देखिए फिक्स्ड कैपिटल में जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सब जितने भी है वो फिक्स्ड कैपिटल में आता है। और वर्किंग कैपिटल में जैसे रॉ मटेरियल्स है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कैश, ये सब जितने भी चीज़ है आपका वर्किंग कैपिटल में आता है, समझे। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ह्यूमन कैपिटल, यानी फोर्थ फैक्टर जो है आपका ह्यूमन कैपिटल है, क्या है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, क्या है ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम देखेंगे कि स्किल और नॉलेज जो लेबर के पास होती है, ठीक है, तो वो भी एक क्या है, एक तरह से समझिए ह्यूमन कैपिटल है। जैसे किसी को ट्रेन करके एंड एजुकेशन प्रोवाइड करके, या फिर अलग अलग तरीके से है ना उसको ट्रेन करके जो है ना हम उसकी क्या करते हैं, उसकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसके क्या कहते हैं उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल आता है, समझे। अब जितने भी इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ठीक है, और जो भी प्रोफेशनल है, सभी के सभी ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है, क्लियर है, ठीक है। तो स्किल और नॉलेज जो है इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल के लिए, समझे। ये चार फैक्टर्स हैं, हमने चारों फैक्टर्स को एक एक करके डील करे हैं। तो पहली बात है जो फैक्टर ऑफ क्या कहते हैं प्रोडक्शन है, लैंड है, दूसरा लेबर है, तीसरा फिजिकल कैपिटल, चौथा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये जो चार फैक्टर है इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे बेस का काम करता है, या समझ लीजिए ये बेस प्रोवाइड करता है। इसी के हेल्प से आप जो है इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कंसेप्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम की, ठीक है। क्या है फार्मिंग, किसी भी विलेज में अगर फार्मिंग के देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम जैसे फार्मर होते हैं और जो उसका फार्मिंग का जो पैटर्न होता है, मतलब खेत का जो पैटर्न होता है वो, तो देखिए एक है इसमें जो है लैंड यूटिलाइजेशन, क्या है लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर जो लैंड यूटिलाइजेशन है, जैसे 100% लैंड यूज्ड है, ठीक है, कोई ज़मीन खाली नहीं है, तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब समझ रहे हैं 100% यूटिलाइज है, ठीक है। और इसलिए कई बार क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना पड़ जाता है, और ये इसलिए करना पड़ता है ताकि ताकि वहाँ का प्रोडक्टिविटी क्या करना हो, बढ़ाना हो, ठीक है। तो जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो तब हमें क्या करना पड़ता है मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, समझे। और 100% लैंड का यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो क्रॉप मतलब प्रोडक्शन हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है लैंड यूटिलाइजेशन का चीज़ है, ठीक है। फिर बात करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या है हमने देखा यहाँ पर, एक तो है लैंड यूज है, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एमसी बोल देता हूँ, ठीक है, एमसी मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है ना, जिसमें हम बहुत सारे फसल जो है उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ही फील्ड में जब साल भर अलग अलग फसलें या फिर क्रॉप्स जो है उगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो व्हीट होता है, शुगर केन, पोटैटो, इस टाइप से। तो कहने का मतलब मल्टीपल क्रॉप्स जो है ना अलग अलग है ना वो करते हैं, तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, समझे, मतलब इस टाइप से। फिर अब देखिए कुछ जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं,
मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्या है मॉडर्न फार्मिंग मेथड? अब यहाँ देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो है जैसे HYV समझ रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, अरे क्या हुआ, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका यूज करके, ठीक है, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, फिर ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों का यूज करके, ठीक है, क्या करते हैं हम, एक तरह से समझ लीजिए सब जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी मेथड्स है, ठीक है, सभी के सभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर आ जाता है, समझे। तो पहली बार जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला है, ठीक है। और इसके वजह से ये सब चीज़ का ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने मतलब किया जाने लगा। और यही वजह है कि जो उस टाइम फूड क्राइसिस आया था, जिसमें हंगर वो सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिला और लोग जो है भूखे तड़प रहे थे, ठीक है, खाना नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इस है ना, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, ताकि जो है इसमें जो है बहुत सारे है ना जो प्रोडक्टिविटी का सोर्स है ना, उनको मतलब अपनाया गया और लोगों को जो है फूड के लिए मतलब व्यवस्था किया गया, ठीक है, इस टाइप से। फिर अगर यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर दो चीज़ है ना, एक दोनों चीज़ मतलब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, समझे। तो एडवांटेज मतलब जैसे प्रोज और कॉन्स दोनों है, तो प्रोज और कॉन्स अगर दोनों की बात करें तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ, टाइम भी कम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो क्या होगा, क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन है, ऑब्वियस सी बात है। जब केमिकल्स का यूज करेंगे और ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र वो सब चीज़ है ना, जब ये यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होगा, फिर इनइक्वालिटी होगी, क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी, फिर हाई इनपुट कॉस्ट होगा, तो है ना, इन सब चीज़ों में कॉस्ट भी तो लगेगा, ठीक है। ट्रैक्टर का यूज करेंगे है ना, तो है ना पैसे लगेंगे ज़्यादा। और क्या कहते हैं, जो भी टूल्स है, मशीन्स है, इन सब चीज़ का यूज करने में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, इनपुट ज़्यादा पड़ जाता है, तो ये सब चीज़ कॉन्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद हेल्थ इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट खास करके, ठीक है। तो जो केमिकल्स और ये सब चीज़ डाल के हम जो क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसका जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर यूपीएससी के एंगल से सोचेंगे तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट रूरल इनइक्वालिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे होता है, ये कहीं ना कहीं आपको जीएस पेपर 3 में जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। तो मेंस की बात कर रहा हूँ मतलब स्पेशली, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ पर इम्पोर्टेंट है ही। और इवन की ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपको प्रीलिम्स में भी है ना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्लियर है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको क्या करना है, इसको और डेप्थ में जो है ना थोड़ा सा रिसर्च करना है ना, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर अपने मटेरियल से ग्रीन रिवॉल्यूशन हर कोचिंग के मटेरियल में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके भी अलग अलग रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये येलो रिवॉल्यूशन, ये सब वाइट रिवॉल्यूशन, ये सब है, ठीक है। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि जो विलेज हमने एग्जांपल सेट किए हैं, ठीक, जो जिस विलेज का, ठीक है, वहाँ पर जो है जो लैंड जो है एक तरह से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, ये लगभग हर विलेज का कहानी होता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये सभी विलेज में अप्लाई कर दीजिए ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको समझना है, इस विलेज का एग्जाम्पल सेट करके आपको इकोनॉमी समझना है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये चीज़ ये नहीं कि मैंने पहले ही बोल दिया, ये एक तरह से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना कि एक इमेजिनरी विलेज लेके
एक एक विलेज को इमेजिन में रख के और उसके इर्द गिर्द हम इकोनॉमिक समझा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है ना। तो क्योंकि देखिए इतने सारे विलेज है, कितने का अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, तो तकरीबन हर हर विलेज में सारी चीज़ यही फैक्टर, जितने मैंने फैक्टर्स बताए हैं, जितने इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लगभग लगभग कमोबेश है ना, इधर उधर करके जो है ना यही सब काम होता है, ठीक है। यही सब, तो इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो विलेज में है लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड की, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ जो है लार्ज फार्मर्स के पास जो है क्या कहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े किसान है ना, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, दूसरे के लैंड पे अपना काम करते हैं, और उसको हम स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके पास लगभग 1 हेक्टेयर या उससे भी कम ज़मीन होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो है बिल्कुल लैंडलेस होता है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं हो तो लेबर मजदूरी करके अपना काम चलाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर स्मॉल फार्मर्स को इनपुट्स के लिए उधार यानी कि लोन के रूप में लेना पड़ता है, और ये जो है इंटरेस्ट भी आप देखेंगे इसका हाई होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है हाई होता है, लगभग 10 से 20% फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और मनी लेंडर्स। तो उन्हें बड़े बड़े फार्मर से या फिर मनी लेंडर से लेना पड़ता है या फिर बैंक से लेना पड़ता है, समझे। तो उसका जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो एक होता है ना, डेप्ट के साइकिल में फंस जाता है। साइकिल ऑफ डेप्ट का उसके पास एक डेंजर के रूप में सामने नज़र आता है, समझे। यानी कि डेप्थ के साइकिल में फंस जाता है, समझे। ये चीज़ है। फिर पुअर बोरो ये सब है ना, फिर उसको जो है ना रिपे करने में सक्षम नहीं हो पाता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, लैंड को सेल करना पड़ता है, और जब लैंड सेल करेगा तो एक है ना बाद में जो है वो क्या बन जाएगा, एक लेबर बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी कई बार होता है कि जब सही है ना, मतलब लोन इतना ले लिया है, उधार इतना ले लिया, कर्ज चुकाते चुकाते थक जाता है, इतना क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, कई बार है ना लैंड को भी सेल कर देता है, और अपनी है ना उस टाइप से फिर कहीं लेबर मजदूरी करने लग जाता है, क्लियर। या फिर दूसरे से लैंड लेके अपना उसका यूज करने लगता है, ठीक है, ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अगर यहाँ पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो यहाँ जो है लैंड रिफॉर्म है, क्या है, लैंड रिफॉर्म, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए लैंड रिफॉर्म की अगर बात करें, ठीक है, क्या है, लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो ये जो है एक तरह से समझिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये सेंट्रल इशू है। क्या है, सेंट्रल इशू है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कहने का मतलब समझ रहे हैं, तो ये जो है आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। फिर नॉन फार्म एक्टिविटी है ना, उस विलेज में क्या क्या है, तो देखिए जो फार्मिंग के अलावा कुछ लोग नॉन फार्म सेक्टर में भी काम करता है, ठीक है। जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट का अराउंड 25% ऐसे लोग हैं जो कि नॉन फार्म सेक्टर में अपना काम करके अपना जीवन यापन करता है, समझे। फिर जैसे हो गया डेयरी फार्मिंग में है ना, कॉज बफेलो के दूध बेचना, फिर है ना ठीक है, वो उस चीज़ को सप्लाई करना, ठीक है। तो उस वो सब काम हो गया डेयरी फार्मिंग के, ठीक है। फिर आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे वीविंग होता है, जेगरी होता है, जिसको कहते हैं जो गुड़ बनाते हैं ना, गुड़, ठीक है, गुड़ समझ रहे हैं, ठीक है, यानी जेगरी, ठीक है, वो सब बनाना। और मोस्टली जो है छोटे घर में या फिर कह लीजिए मोस्टली घर में या फिर क्या कहते हैं जो वर्कशॉप में होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो उनका जीवन यापन ऐसे काम चलता है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे शॉपकीपिंग की, तो बहुत सारे किराना स्टोर होते हैं, फर्टिलाइजर्स या सीड्स बेचने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करके भी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्लियर है। फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो देखिए रिक्शा, ठेला, ट्रक्स, लोकल, ठीक है, मतलब ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करके, या फिर चाहे रिक्शा चलाना हो, ठेला चलाना हो, या ठेले पे रेडी लगाने, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर ट्रक ड्राइवर है ना, लोकल गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर करके अपना है ना जीवन यापन करता है, समझे। लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा स्केल पर जो नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट है ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है स्किल और कैपिटल की वहाँ पर क्या है बहुत कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यही जो है जो स्किल होता है ना,
इंसान के पास अगर स्किल नहीं होता है तो वो जो है ना उसके लाइफ में सबसे बड़ा रुकावट है, सबसे बड़ा बाधा है। क्लियर है, ये चीज़ समझने की है। फिर अगर इस चीज़ को मान के चलिए यूपीएससी को पर्सपेक्टिव से लिंक करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए यूपीएससी के पर्पज से इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं कि जैसे रूरल डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्या होता है? रूरल डाइवर्सिफिकेशन होता है, और क्या कहते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम जैसे PMEGP, ठीक है, NRLM, इसी बैकग्राउंड में डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब जो है कुछ चीज़ है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। क्या एक मिनट, ठीक है, तो किस तरीके से आप यूपीएससी से लिंक कर सकते हैं, बस इसको एनालिसिस करके आप जो है ना, बस ये होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको थिंक कीजिए और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से उसको सोचने की कोशिश कीजिए। यही है यूपीएससी। ठीक है, आपको एक छोटा सा टॉपिक उठाएगा और आपको सोचने के लिए दिया जाएगा कितने आप ब्रॉड तरीके से सोच सकते हैं। दिस इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी, राइट। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और ये तब आएगा जब आपको एक होता है ना कि किसी चीज़ का है ना एक ओवरव्यू है या फिर किसी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट की, किसी टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उस चीज़ के बारे में ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता रहना चाहिए। दूसरी बात, जो आप कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क जो है ना हार्ड वर्क से तो आता है, इतना पता है, लेकिन जो आपके इनोवेटिव आइडिया है, ठीक, इनोवेटिव माइंडसेट है, वो चीज़ ना वो ज़्यादा आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए आपको मतलब वो करेगा। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए मॉडर्न इनपुट और प्रॉपर लैंड यूज ज़रूरी है। क्या है? प्रॉपर लैंड यूज जो है ज़रूरी है। अब लैंड इनक्वालिटी रूरल पॉवर्टी का मेन रीज़न है। क्या है? मेन रीज़न है। अब देखिए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रूरल इकोनॉमी का एक फ्यूचर, एक तरीके समझिए फ्यूचर है। ठीक है, बट उसके लिए क्या है? ट्रेनिंग और क्रेडिट सपोर्ट चाहिए होगा। क्या होगा? क्रेडिट सपोर्ट चाहिए। बिना क्रेडिट सपोर्ट के और बिना ट्रेनिंग के, ठीक है, जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल है ना, समझ रहे हैं, मतलब इसमें कमी दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए। फिर अगर बात करें क्या कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स और इनइक्वालिटी की, क्या है? लैंड रिफॉर्म्स और इनइक्वालिटी के, तो यहाँ पर ये जो है आपको जीएस पेपर 1 जो कि इंडियन सोसाइटी, उन सब टॉपिक में जो है इसको कवर कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, समझे। फिर अगर बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी की, तो जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो है आप इसको कवर अप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे क्या कहते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट की। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है जीएस पेपर 2, ठीक है, और जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, यानी कि वेलफेयर स्कीम्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब चीज़। फिर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल लैंडिंग, ठीक है, जीएस पेपर 3 फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब। फिर नॉन फार्म रूरल इकोनॉमी, ठीक है, जीएस पेपर 3 यानी एम्प्लॉयमेंट एंड एमएसएमई के अंदर जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपल एज ए रिसोर्स। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स एज एन एसेट और नॉट अ लाइबिलिटी, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर अगर बात करें जैसे आदामी, ठीक है, आदामी भूज या क्या कहते हैं संपत्ति, ठीक है, भूज या संपत्ति, इस टाइप से समझ लीजिए। तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो है हम देखेंगे, जब हम रिसोर्स को क्या कहते हैं, जब हम रिसोर्स कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आम तौर पर ये समझते हैं कि ज़मीन, पानी, धन दौलत, ये सब समझते, बट है ना, इस चैप्टर का फोकस है कि
ह्यूमंस भी एक रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक रिसोर्स होते हैं। अगर उसमें भी एजुकेशन, हेल्थ और स्किल इन्वेस्ट किया जाए तो भी एक तरह का क्या है? रिसोर्स है। अब यहाँ पर जो है दो नज़रिए होते हैं। क्या है? पॉपुलेशन एज लाइबिलिटी, ठीक है, पीपल एज ए लाइबिलिटी। दूसरा जो है एज ए एसेट। क्या है? एज ए एसेट, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, पीपल एज ए लाइबिलिटी एंड एसेट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए क्या चीज़ दिख रहा है। तो लाइबिलिटी का अगर बात करें, ठीक है, यानी कि जब लोग इलिटरेट हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन जो है एज ए लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। जब पॉपुलेशन एज एन एसेट्स की बात करेंगे, जब लोग स्किल्ड, प्रोडक्टिव और क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव और हेल्दी होते हैं, क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं, तब उनका क्या होता है? योगदान इकोनॉमी में होता है। क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ जो है यूपीएससी पॉइंट से आप सोच सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। ठीक है, तो ये चीज़ पता चाहिए। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसको? इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड और लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ को। ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल। क्या है? ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल, वर्सेस फिजिकल कैपिटल। ठीक है, वर्सेस फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जैसे इसमें नॉलेज, स्किल, हेल्थ और पीपल, ये सब जो है, जैसे कि एक ट्रेंड टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर है, ठीक है, वो सब ह्यूमन कैपिटल में आता है। फिजिकल कैपिटल की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे मशीन हो गया, टूल्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब जो है फिजिकल कैपिटल है। मशीन, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, कैसे जो है अलग, ये चीज़ अलग है। तो ह्यूमन कैपिटल ये बनाता है कि फिजिकल कैपिटल का सही यूज पॉसिबल है या पॉसिबिलिटी, मतलब समझ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल ही फिजिकल कैपिटल को सही यूज पॉसिबल बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे एजुकेशन और हेल्थ इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तैयार करता है। क्या करता है? इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तैयार करता है। और यहाँ पर जो है यूपीएससी के कंसेप्ट के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, स्किल इंडिया मिशन, आयुष्मान भारत, सब जो है, सब का मूल मंत्र यही है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। क्या है? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जितने भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, आयुष्मान भारत, ठीक है, सब का मेन रोल यही है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वाई एजुकेशन मैटर, ये पहले जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, एजुकेशन जो है इसलिए ज़रूरी है, तो यह मैटर करता है क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए। क्या होगा? हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, मोर इनोवेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, हाइजीन, लॉ एंड राइट्स, इन सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ठीक है, जब जापान में नेचुरल रिसोर्स कम थे और उसके एजुकेटेड और स्किल लोगों ने क्या किया? इकोनॉमी को सुपर पावर बनाया। क्या बनाया? एजुकेटेड और स्किल लोगों ने क्या किया? इकोनॉमी को सुपर पावर बनाया। समझे? अब देखिए इंडिया में इशूज़ क्या क्या है? एजुकेशन स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 3% है। क्या है? सिर्फ 3% है। यूपीएससी के हिसाब से यहाँ सोचना ज़रूरी है। फिर ड्रॉप आउट रेट जो है हाई है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। क्या है? गर्ल्स के लिए। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स में गैप है। ठीक है, तो ये है। यहाँ जो है अब जीएस पेपर 2 में एजुकेशन एज ए पब्लिक गुड और राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट पर से सवाल आ सकता है और आता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्थ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो हेल्थ जो है एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ह्यूमन रिसोर्स का। फिर यहाँ बात करेंगे हेल्दी पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन मतलब प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, और अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो काम में एब्सेंटिज्म कम होगा। ठीक है, और जब कम होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ केयर बर्डन कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से लिंक रहता है। तो आप देखिए प्रॉब्लम्स की अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ जो यूपीएससी कनेक्शन की बात करें तो आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, NHM, ये सब जो है स्कीम्स इसी ह्यूमन कैपिटल को क्या करता है, सुधारने के लिए बना हुआ है। क्या करने के लिए, सुधारने के लिए है, समझें। फिर अगर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं, एक बिग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, समझिए कि जो है वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस वेस्ट में जा रहा है, ये चीज़ सोचने की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब लोग काम करने के लिए तैयार हैं या पर काम नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसके भी अलग अलग टाइप्स है। तो अलग अलग टाइप्स ये है, जैसे मतलब बेरोजगारी जिसको कहते हैं ना, या अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ तो देखने को मिलेगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया एग्रीकल्चर में कुछ महीने काम किया और बाकी टाइम क्या हुआ, बेरोजगार है, बाकी टाइम उसको काम ही नहीं मिल रहा है। तो ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब काम चलता है तब तो उसे काम मिल जाता है, और जब काम ख़त्म हो गया, जैसे आप क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे या फिर एग्रीकल्चर में देखेंगे, जब क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम या फिर क्रॉप बोइंग के टाइम जो है आपको काम तो मिल जाता है, लेकिन जो बाद में है बीच में, है ना, काम जब बंद हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में बेरोजगार हो जाता है। तो इसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, समझे। और उसके बाद जो हम बात करेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब मान के चलिए क्या होता है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल ज़रूरत 3 लोग का ही है, तो मतलब 2 लोग जो है एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी ऐसा काम आ जाए, ऐसा मतलब नौबत आ जाए, ठीक है, तो ऐसे नौबत की कंडीशन में ही हम उसको कहेंगे डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, समझे। मतलब 2 आदमी की जगह पे 5 आदमी काम कर रहा है, 10 आदमी की जगह पे 15 आदमी काम कर रहा है, ठीक है। मतलब 10 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की काम चाहिए, ठीक है, तो 10 की जगह पे 15 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, समझे, ये चीज़ है। फिर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक छोटी खेत में, मतलब एक छोटे लैंड पे जो है 7 लोग काम करते हैं, पर 3 काम छोड़ दें तो भी उतना ही आउटपुट मिलता है, समझे। ये सब क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की एक मतलब इंडिकेशन है, समझे। मतलब समझे कि नहीं, मतलब आउटपुट वही मिलना है ना, ये चीज़ है। फिर अगर इस चीज़ का कंसिक्वेंसेस देखेंगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक पोटेंशियल का लॉस होना, क्या होना, इकोनॉमिक पोटेंशियल का लॉस। दूसरी बात पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन, ये तीसरी बात सोशल अनरेस्ट। क्या है, सोशल अनरेस्ट। इन सब चीज़ की वजह से ये सब होता है, मतलब इकोनॉमिक पोटेंशियल का लॉस हो जाना, ठीक है। मतलब आदमी होता है ना कि जिसके पास जितना कैपेबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, उस चीज़ उतना यूज नहीं कर पाता, या फिर उनके कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। कई बार तो है ना, आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, एक स्टूडेंट है ना, और मतलब काम नहीं मिलना, फाइनेंशियल जब इशू होता है तो क्या होता है, ऐसे कंडीशन में उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है। तो सेम सीन जो है ना आपको एक्टिव मतलब इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है, तो ये सब आप देखिएगा, ठीक है। फिर अब बात करेंगे हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो क्या कहते हैं GS3 में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, MSME, रूरल जॉब क्रिएशन, इस पे जो है क्वेश्चन रेगुलरली आता रहता है GS पेपर 3 के अंदर, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर हालांकि क्या कहते हैं प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर अगर बात करें विमेन एंड ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है, तो देखिए आपको जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा। क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी। तो जेंडर डिस्पैरिटी का मतलब हो गया ह्यूमन लिटरेसी। क्या है, वीमेन लिटरेसी, हेल्थ इंडिकेटर्स पुअर होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर कम पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, ये सब।
तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर इसका इम्पैक्ट जो है हाफ पॉपुलेशन का प्रॉपर यूज नहीं होना, ठीक है, हाफ पॉपुलेशन का प्रॉपर यूज नहीं होना, ठीक है। फिर जेंडर एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर किसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें जेंडर एम्पावरमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यूपीएससी के पॉइंट से जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में वीमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक आए, जेंडर बजटिंग, ठीक है। फिर और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और पर है ना फोकस होता है। तो ये सब चीज़ तैयार करना होगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो देखिए अलग अलग इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, अलग अलग इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, SSA, मिड डे मील स्कीम्स, स्किल इंडिया, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ठीक है, रूसा, ठीक है, क्या है, रूसा। ये सब जो है जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम्स, स्किल इंडिया, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये सब, ठीक है। इन सब का एम यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, हेल्थ केयर एक्सेस हो, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसको यूपीएससी के पॉइंट से आप इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, फिर आउटकम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, क्या इवैल्यूएशन का जो सवाल आता है, तो ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, जैसे क्या कहते हैं, तो पॉपुलेशन जो है एक एसेट बन सकती है अगर उसमें सही एजुकेशन, हेल्थ और स्किल को क्या किया, डेवलप किया हो, ठीक है। तो वो जो है एक एसेट के रूप में बनेगा, अदरवाइज लाइबिलिटी बन जाता है कई बार, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर पीपल के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो वो जो है इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर की तरह समान होगा, ठीक है, ये इस टाइप से। फिर अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ इशू हमें कैपिटल के वेस्ट को क्या करता है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन कैपिटल और जो जीएस पेपर 2 एजुकेशन, हेल्थ, ये सब जो है ह्यूमन कैपिटल के तौर पे इन्हांस कर सकता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, जेंडर डिस्पैरिटी। फिर इस टाइप से सोसाइटी एंड जीएस पेपर 2 वीमेन इशूज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, ठीक है, जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, ठीक है, इस टाइप से एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये चीज़ है, समझे। फिर जो है हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एज चैलेंज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एज अ चैलेंज, ठीक है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्या है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। अब देखिए पॉवर्टी की समस्या इंडिकेट करता है, या कॉज, ये एक कॉज है, और क्या कहते हैं, सरकारी सॉल्यूशन है, समझे, मतलब समझे, पॉवर्टी समस्या, एक ही समस्या, इंडिकेटर्स, कॉज और सरकारी सॉल्यूशन क्या क्या है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, गरीबी भारत के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है, एक चुनौती है, क्या है, एक चैलेंज है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी होना नहीं है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। क्या है गरीबी, मतलब केवल पैसों की कमी होना नहीं होता है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम होती है। इसका संबंध जो है हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, डिग्निटी सबसे है, ठीक है, समझे। गरीबी का मतलब, पॉवर्टी का मतलब हेल्थ से भी है, एजुकेशन से भी है, न्यूट्रिशन से भी है, हाउसिंग से भी है, डिग्निटी से भी है, ठीक है। तो इसका मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम से कनेक्ट कर सकते हैं, समझे। फिर यहाँ पर जो बात करेंगे, जो पुअर लोगों के पास रोज़गार नहीं होते, एजुकेशन नहीं होते, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती, और ना ही सामाजिक सम्मान मिलता है, समझे। तो ये सब चीज़ जो है कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। अब यहाँ पर जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में पॉवर्टी और सोशल जस्टिस पर हर साल जो है क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे इंडिकेटर की, किस चीज़ की, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी,
ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी है ना। तो गरीब को कैसे मापा जाता है ना, ये इंडिकेटर क्या क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, एक तो है मॉनेटरी इंडिकेटर। क्या है मॉनेटरी, MI लिख दो, मॉनेटरी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि इंडिया में गरीबी लाइन यानी पॉवर्टी लाइन जो है इनकम के बेस पर डिफाइन होती है। इनकम के बेस पर क्या होती है, डिफाइन होती है। पॉवर्टी लाइन की अगर डिफाइन करूँ तो मिनिमम इनकम या कंजम्पशन लेवल जो एक पर्सन को, एक व्यक्ति को बेसिक नीड फूड क्लॉथिंग शेल्टर के लिए चाहिए, तो उसी को वो मिनिमम इनकम जो है वो एक बॉर्डर लाइन है, पॉवर्टी लाइन है। क्या है, पॉवर्टी लाइन है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि उससे नीचे अगर जाएगा तो इंसान खतरे में है। खतरे मतलब समझ लो उसके साथ दिक्कत है, मतलब एक बेसिक समझे, तो एक बॉर्डर होती है, एक मिनिमम लेवल होती है, ठीक है, तो उसी को हम पॉवर्टी लाइन कहेंगे। ठीक, उससे नीचे जितने भी है तो पॉवर्टी के अंदर आएगा, समझे। फिर कैलोरी इनटेक, तो पहला तो यही है कि है ना मॉनेटरी इंडिकेटर्स। क्या है, मॉनेटरी इंडिकेटर्स। दूसरा है कैलोरी इनटेक बेंचमार्क, कैलोरी इनटेक बेंचमार्क, CIB, कैलोरी इनटेक बेंचमार्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रूरल एरिया है 2400 कैलोरी पर डे उसको मिलना चाहिए, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर डे उसे मिलना चाहिए, तभी जाके हम मानेंगे कि वह जो है इससे ऊपर मतलब मिले, तब जाके एक बाउंड्री समझ लीजिए इसको। ठीक है, एक जो है एक बाउंड्री है, तो इससे नीचे अगर आया तो वो समझ लीजिए वो क्या है, पॉवर्टी के अंदर आता है, समझे। फिर बात करेंगे मॉनेटरी लाइन की, तो देखिए 2011-12 के हिसाब से जो रूरल है उसकी इनकम जो है, ठीक है, लगभग कितने 816 रुपया पर मंथ होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, 816 रुपया, उससे कम आया तो समझिए पॉवर्टी के अंदर जाएगा। अर्बन के अंदर ये देखेंगे 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से ये डिसाइड किया गया है। 1000 रुपीज़ जो अर्बन में होना चाहिए और रूरल में 816 रुपया पर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म यहाँ देखने को मिला है, यह लाइन जो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, समझे। ये क्या करता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, यह हेल्थ एजुकेशन और डिग्निटी को इग्नोर करती है। क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन और डिग्निटी को इग्नोर करती है। अब देखिए यहाँ पर UPSC के पॉइंट से अगर सोचेंगे तो देखिए, पॉवर्टी मेजरमेंट के नए तरीके जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI UPSC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। फिर सोशल इंडिकेटर्स जैसे नॉन मॉनेटरी डायमेंशन है। क्या है, सोशल इंडिकेटर्स नॉन मॉनेटरी डायमेंशन, जैसे यह ज़्यादा रियलिस्टिक और होलिस्टिक इंडिकेटर्स होता है। क्या होता है, ज़्यादा रियलिस्टिक और होलिस्टिक इंडिकेटर्स है। तो इसमें जो है इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ये सब चीज़ आ जाता है सोशल इंडिकेटर्स में। इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ये सब चीज़ आ गया। क्लियर है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, MPI, ये सब जो है सोशल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, समझे। सोशल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो ये चीज़ पता रहना चाहिए। SDG, ठीक है, HDI, ठीक है, और MPI, तो ये सब जो चीज़ है सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, पता रहना चाहिए। ये सभी सोशल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, समझे। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया की, तो भारत में गरीबी की स्थिति क्या है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो देखिए 1950 से लेके 1980s में गरीबी ज़्यादा थी। क्या थी, गरीबी ज़्यादा थी, लगभग 45 to 55% के अराउंड यहाँ थी 1950 से लेके 1980s में। ठीक है, फिर 1990s के बाद जो है LPG रिफॉर्म्स के बाद पॉवर्टी कम हुई, एंड 1990s के बाद जो LPG रिफॉर्म्स के बाद पॉवर्टी कम हुई, और 2011-12 से जो है 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन BPL में आता है, समझे। 2011 से 22 के बाद जो है 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, फिर स्टेज वाइज अगर पॉवर्टी का बात करें तो बिहार, उड़ीसा, UP, MP
हाईएस्ट पॉवर्टी है यहाँ पे। बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी हाईएस्ट पॉवर्टी है। फिर केरला, पंजाब, तमिलनाडु लो पॉवर्टी है। बेटर सोशल इंडिकेटर्स है यहाँ पर केरला, पंजाब, तमिलनाडु, ठीक है। लो पॉवर्टी यानी बेटर सोशल इंडिकेटर्स है। अगर यूपीएससी के पॉइंट्स यहाँ सोचेंगे, यहाँ देखने को मिलेगा आपको इंटर स्टेट कंपैरिजन। यूपीएससी मेंस के आंसर को क्या करता है, डाटा ड्राइवन बनाता है, समझे। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फिर कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है। हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल थे उस टाइम क्या करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़मींदारी सिस्टम, इन सब चीज़ों की वजह से जो है एक हिस्टोरिकल का फैक्टर बन गया कि वो आज भी है ना कहीं ना कहीं वो इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस, ये सब जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ये। फिर मेजॉरिटी रूरल लोगों के पास जो है लैंड नहीं है। प्रोडक्टिविटी एसेट्स का अनइक्वल एक्सेस है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर सीजनल डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर लो लिटरेसी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर पुअर लोगों के पास जो है पैसे क्या है, कौशल स्किल नहीं होता है, ना ही हेल्थ सही होता है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब चीज़ें। फिर ज़्यादातर पॉपुलेशन, लिमिटेड जॉब्स, रिसोर्सेस, ये सब चीज़ें। फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। SC ST वीमेन माइनॉरिटी ऑफन ज़्यादा अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, ठीक है। इन सब लोग के पास जो है पॉवर्टी ज़्यादा है। फिर यूपीएससी की रिलेवेंस से देखेंगे, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ के सवालों में ये कॉज कोट किए जा सकते हैं, समझे। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स की, तो सरकारी योजनाएं और इनिशिएटिव जो है, ठीक है, जितने भी एंटी पॉवर्टी मेजर्स है या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, योजनाएं हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए काम करता है ताकि है ना पॉवर्टी कम हो, रिड्यूस हो, इराडिकेट हो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ, इसके लिए क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके लिए LPG रिफॉर्म्स के बाद GDP ग्रोथ ने पॉवर्टी को क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005, फिर 100 दिन की गारंटी यूएजेज एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। राइट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। फिर वीमेन पार्टिसिपेशन हाई होनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या किया जाए, प्रमोट करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रमोट करना है, रूरल एक्टिविटी को प्रमोट करना है। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम, जो कि क्या करता है, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू पुअर फैमिली, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो पुअर लोग हैं उनको सब्सिडाइज फूड पर सब्सिडी दे और उन्हें एक फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर PM आवास योजना, ग्रामीण लोगों के पास हाउसिंग फॉर रूरल पुअर, ठीक है। PM आवास योजना के तहत जो है जो रूरल में है उसको हाउस प्रोवाइड करें, ठीक है। नेशनल सोशल एसोसिएशन असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP के तहत जो है पेंशन फॉर पुअर, एल्डरली, विडोज, डिसेबल्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना ज़रूरी है। फिर यहाँ जो है यूपीएससी के एंगल से अगर सोचेंगे तो स्कीम्स का एवेल्यूशन यूपीएससी मेंस GS पेपर 2 GS पेपर 3 में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे चैलेंज की, तो देखिए पॉवर्टी एलिवेशन, चैलेंज इन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इशूज आ जाता है, लीकेज इन PDS, करप्शन, पुअर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरी, स्ट्रक्चरल इशूज, एजुकेशन एंड स्किल गैप्स, लेबर मार्केट इनफॉर्मेलिटी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ें। फिर यूपीएससी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ से रिफॉर्म्स इन सोशल सेक्टर स्कीम्स, गवर्नेंस चैलेंज, फिर जैसे कीवर्ड्स ड्राइव होते हैं, समझे। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पॉवर्टी इज द मल्टी डायमेंशनल है, नॉट जस्ट लैक ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस टारगेटेड वेलफेयर, सब ये बनाता सस्टेनेबल पॉवर्टी को। क्या बनाता, सस्टेनेबल पॉवर्टी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस टारगेटेड वेलफेयर, ये सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्रूशियल होता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए,
ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पॉवर्टी मेजरमेंट और इंडिकेटर्स। तो देखिए गवर्नेंस और इकोनॉमी ये ज़रूरी है, पेपर गवर्नेंस और इकोनॉमिक पेपर में आ सकता है। एंटी पॉवर्टी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब चीज़ें। फिर रीजनल डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी इंडियन सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जीएसए और जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ था और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे फूड सिक्योरिटी इंडिया की। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ जो है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो देखिए जैसे भूखमरी, फूड सप्लाई सिस्टम, ठीक है, और सरकारी पॉलिसी, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है हर किसी के पास सही क्वांटिटी में क्या हो, है ना, भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, न्यूट्रिशनल ठीक है, भोजन मिले, ठीक है, हमेशा उपलब्ध हो ऐसा, ठीक है। लोगों के पास भोजन, ठीक है, भोजन खरीदने की कंडीशन, इकोनॉमिक एबिलिटी हो, ठीक है, ये चीज़ है। फिर डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या क्या है, तो यहाँ देखेंगे अवेबिलिटी, मतलब प्रोडक्शन, इंपोर्ट के थ्रू फूड सप्लाई करते हैं करना। फिर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो लोग जो है फिजिकली और इकोनॉमिकली फूड तक पहुँच सके, ये एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, लोग उस फूड को खरीद पाएँ, ठीक है, तो ये चीज़ चाहिए। फिर यहाँ पर जीएस पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी एक रेगुलर थीम है, और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड एग्रीकल्चर, वहाँ जो है आप लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं व्हाई फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर। तो देखिए है ना, फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है इंडिया में क्योंकि लार्ज पुअर पॉपुलेशन है, पुअर जो है ज़्यादा है यहाँ पर, तो गरीब लोगों के पास इनकम नहीं होता है फूड खरीदने के लिए, तो यहाँ जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर माल न्यूट्रिशन, एनीमिया कॉमन जैसे बीमारी हो जाता है। फिर नेचुरल कैलामिटी देखने को मिलता है ना, ड्रॉट, फ्लड से प्रोडक्शन गिरता है, फूड अनअवेलेबल हो जाता है। फिर एग्जांपल देखेंगे बंगाल फेमाइन 1943 के अंदर, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर 30 लाख लोग जो है मारे गए इसमें, ठीक है, ये चीज़ है। तो समझे, बंगाल फेमाइल 1943, 30 लाख लोग जो है मारे गए, ठीक है। फिर हेल्थ न्यूट्रिशन लिंक जो है क्या है, तो हेल्थ का न्यूट्रिशन से क्या लेना देना है, ऑब्वियस ही बात है। पुअर न्यूट्रिशन होगा तो लोग की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा, क्या होगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा, है ना। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एंगल से सोचेंगे तो यूपीएससी पेपर 2 में जो है हंगर और माल न्यूट्रिशन पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्पेशली ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, GHI के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हु आर फूड सिक्योर पीपल, ठीक है, कह रहा है हु आर फूड सिक्योर इनसिक्योर पीपल, तो रूरल एरियाज, लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये सब। फिर अर्बन एरिया की बात करें, कैजुअल लेबरर्स, रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब चीज़ें। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर बात करें, SC ST OBC, वीमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली माइग्रेंट्स, ये सब, ठीक है। तो ये सब जो है वल्नरेबल ग्रुप्स में आता है, SC ST OBC, वीमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली माइग्रेंट्स, ये सब वल्नरेबल ग्रुप्स में आता है। यूपीएससी के हिसाब से सोचेंगे तो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जीएस पेपर 2 के कोर टॉपिक है, समझे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर कॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, अगर बात करें कॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी की, यहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलेगा, लैक ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पुअर रहता है। फिर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट जो है वेरी करता रहता है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया, कैसे जो है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, तो उसके लिए फूड प्रोडक्शन, है ना, इसके लिए हमें
है ना, क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ा। फिर 1960 के बाद जो है भारत ने क्या किया, व्हीट और राइस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट अचीव किया। क्या किया, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव किया। पर जो है रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। पंजाब, हरियाणा और ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब चीज़ों में। बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक जो है, जो FCI होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्रिएट टू क्या प्रोक्योर करता है MSP पर और स्टोर करता है। क्या करता है, बफर स्टॉक इसी को कहते हैं। बफर स्टॉक मतलब जो फूड को स्टोर करके जो रखते हैं, और MSP पर क्या करते हैं, MSP और स्टोर करता है, समझे। फिर इन्हें स्टॉक का यूज क्या है, इन्हें स्टॉक का यूज होता है ड्रॉट, फ्लड या क्राइसिस में, ठीक है। तो इन सारे स्टॉक का फ़ायदा यही है। तो इसलिए बफर स्टॉक ज़रूरी है, ताकि उसको संजो के रखें और इन फ्यूचर जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे UPSC कॉन्सेप्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP होता है का फिजिकल और मार्केट इम्पैक्ट, जो हॉट टॉपिक है GS पेपर 3 का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, इसका स्ट्रक्चर बात करेंगे तो FCI बफर स्टॉक से फूड ग्रेन्स रिलीज करता है। क्या करता है, फूड ग्रेन्स रिलीज करता है। ये ग्रेन्स रेशन शॉप के थ्रू BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को क्या करता है, मिलता है, समझे। फिर यहाँ पर अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ देखिए अलग अलग टाइप्स के होते हैं। TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS, ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 के बाद जो है ओनली पुअर फैमिली टारगेट होती हैं, समझे। यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना AAY सबसे गरीब फैमिली जो जिसको 2 रुपये पर केजी व्हीट और 3 रुपये पर केजी राइस जो है मिलता है, ये अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलता है, समझे। फिर बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। यहाँ जो है क्रिटिसिज्म ये देखने को मिलता है कि लीकेज, चीज़ों का लीकेज हो जाता है, करप्शन रहता है, आइडेंटिफिकेशन एरर्स दिखता है, पुअर क्वालिटी ग्रेन्स रहता है, ये सब चीज़। फिर PDS के यहाँ UPSC पॉइंट से आप सोच सकते हैं, PDS के रिफॉर्म्स आइडियाज़ एंड लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT और डिजिटाइजेशन पे UPSC जो है ना सवाल पूछता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे, क्या है रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को लीगल राइट्स को क्या करता है, लीगल राइट्स टू फूड, ठीक है। फिर प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स को फ्री मील्स प्रोवाइड किया जाता है। क्या फ्री मील्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स को क्या फ्री मील्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर मिड डे मील स्कीम है स्कूल अटेंडेंस बच्चों के लिए, या फिर न्यूट्रिशनल इम्प्रूव करता है, क्या करता है स्कूल अटेंडेंस इम्प्रूव करेगा, फिर न्यूट्रिशन इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, ठीक है। 0 से लेकर 6 ईयर्स के बच्चों और मदर्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फिर प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS के तहत यही बताया गया है कि 0 से लेकर 4 ईयर्स के बच्चों और मदर्स के लिए क्या करना, न्यूट्रिशन और प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का मकसद, ठीक है। अब यहाँ पर जो है UPSC में इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे इफेक्टिवनेस, स्कीम की इफेक्टिवनेस क्या है, वे फॉरवर्ड UPSC की GS पेपर 2 का की फोकस एरिया है। फिर रिसेंट रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें तो माइग्रेंट जो लेबर है या माइग्रेंट जो वर्कर्स है किसी भी स्टेट में, किसी भी ONORC की बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है माइग्रेंट वर्कर्स किसी भी स्टेट में अपना राशन ले सकते हैं, ये चीज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड की बात, ऐसा है, ठीक है। फिर EPDS की बात करेंगे तो EPDS मतलब आधार लिंक्ड राशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसमें जो है क्या होता है EPDS में, जैसे आधार लिंक्ड रहता है राशन, ठीक है, आधार लिंक्ड, ठीक है, आधार लिंक्ड राशन है ये,
ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। EPDS का फ़ायदा यही है कि वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ता है और आधार जो है लिंक रहता है राशन से, ठीक है। मतलब राशन जो आधार से लिंक रहता है, तो वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके, ठीक है, वहाँ चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ जो है ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। फिर एग्रीटेक और फूड सप्लाई चेन है, चेन डिजिटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ जो फसल ऐप, किसान सुविधा ऐप है, स्मार्ट वेयर हाउस है, ठीक है। यहाँ जो अगर बात करें GS पेपर 3 के टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेगमेंट में काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। आप देखिए चैलेंज की बात करें तो चैलेंज जो है बहुत सारे चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है? स्टोरेज लॉसेस, ओवर डिपेंडेंस ऑन राइस व्हीट, इस चीज़ पे। फिर क्लाइमेट चेंज, क्या है? क्लाइमेट चेंज। फिर न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी का लैकिंग होना। फिर फिजिकल बर्डन ऑफ सब्सिडी, क्या है? फिजिकल बर्डन ऑफ सब्सिडी। तो ये सब जो है आपको चैलेंज के रूप में देखने को मिलेगा, फिजिकल बर्डन ऑफ सब्सिडी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इससे हमें क्या देखने को मिला। अभी तक हमने क्या क्या देखा है। यहाँ देखा हमने फूड सिक्योरिटी एक राइट बेस्ड अप्रोच होना बन गया है, और इंडिया में खास करके है ना, पॉलिसी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी सब का अलाइनमेंट ज़रूरी है। सोशल इक्विटी, फिर न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी ज़रूरी है। यही जो है आपको ट्रू फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है, और यहाँ कुछ कंसेप्ट है जो कि किस पेपर में लिंक कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी GS पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर, फिर PDS और NFSA जो गवर्नेंस और स्कीम्स है उसके अंदर, फिर माल न्यूट्रिशन GS पेपर 2 हेल्थ वाले टॉपिक में, बफर स्टॉक MSP एग्रीकल्चर वाले में, रिफॉर्म्स, वन नेशन वन राशन कार्ड DBT और GS पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, समझे।